अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और आज मैंने आपको ना बहुत ख़ास लोगों से, अपने कुछ ख़ास लोगों से आपको मिलवाना है। ये जिस भाई बैठे हैं गुजर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे शामिर साहब हैं और ये हमारे भाई अब एक्स होने जा रहे हैं, मशहूद भाई। मैंने कहा एक खाना तो भाई के साथ बनता ही है। और आप तो मुझे देख सकते हैं, मैं तैयार श्यार हूँ, मशहूद भाई तैयार हो रहे हैं जी। तो हम आ गए हैं इधर मशहूद भाई के साथ लसानी पे। इनका को पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाएं भाई के साथ। और ये देखते हैं रूम में आज हमने मशहूद भाई का जो है ना इंटरव्यू सभी करना है। इनसे हमने थोड़ा सा टाइम भी लिया था। तो मशहूद भाई बताएं अपनी इन 5 साल की जर्नी के बारे में जो अब आपने की है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। 5 साल की जर्नी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो जैसे हर इंसान की गुजरते हैं 5 साल ये पीक 5 ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं। और यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती सिवाय आपकी स्टडी के, और आपने किस तरह सर्वाइव करना है। बस ये 2 चीज़ें आपने सीखनी होती हैं। एक तो लोगों के साथ मेल जोल, आपकी इंटरेक्शन कैसी होती है, ये आपने सीखना होता है। उसके बाद जो आपने जिस मकसद के लिए आप आए होते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली वही करना। तो जैसे सबके गुजरे, मेरे भी गुजर गए। मुझ में थोड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी को हर एस्पेक्ट से देखा। मैंने एज ए फॉर्मल और नॉर्मल स्टूडेंट दोनों देखा। पहला साल मैंने जो है ना कैंटीन पे बैठ के गुजारा, दूसरा साल मैंने गपशप में गुजारा, दूसरे साल में ही मुझे सीआरशिप मिल गई थी। तो फिर मैं अब तक जो है ना सीआर में अपनी क्लास में सारी क्लास को साथ लेके चला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखता रहता था मैं मामला किस तरह चलती है यूनिवर्सिटी, इस तरह मतलब यहाँ पर लोग, अगर नंगे अल्फाज में कहूँ तो पॉलिटिक्स किस तरह होती है, देखा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मुझे ये 5 साल पता ही चला, यूँ लगता है जैसे कल की बात है। वक्त की रफ्तार बड़ी तेज़ थी, सही कहा। तो भाई इन 5 सालों में आपने क्या सीखा? मतलब आपने कुछ चंद चीज़ें होती हैं। हाँ, इन 5 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई शख्सियत में। और ये लाजिम बात होती है कि आप में तब्दीलियाँ जो हैं वो मुस्बत नहीं आती, कुछ मनफी तब्दीलियाँ भी आती हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा या बिल्कुल मुस्बत भी इंसान को नहीं होना चाहिए, और थोड़ी आपको दोनों एस्पेक्ट देखने चाहिए, मुस्बत भी और मनफी भी, और दोनों हिसाब से बहुत। तो भाई जो अब लड़के यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और उनके लिए आप क्या उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह चलें अपने मामलात लेके? क्योंकि शुरू में सबको मुश्किलात होती हैं, तो किस तरह मामलात लेके चलें अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपनी हॉस्टल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में? देखिए, जो तब्दीली होती है उसे अडाप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना मुश्किल होता है। तो पहला साल जितने भी फ्रेशर आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। हॉस्टल के मसाइल होते हैं, थोड़ा इखलाकी तरबियत का फुकदान होता है। तो मेरे ख्याल से तो इखलाकी तरबियत हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक इखलाकी तरबियत नहीं होती किसी की, तो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी का गेट एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल होता है, तो वो समझता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई और है ही नहीं, बस मैं ही मैं हूँ। इंसान बहुत ज़्यादा खुद परस्त हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए, इंसान को इंसान की जगह पे रखने के लिए इखलाकी तरबियत ज़रूरी है। बाकी इंसान सीख जाता है, ये ह्यूमन नेचर है कि वो माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। तो भाई इखलाकी तरबियत की आपने बात की। इखलाकी तरबियत के कुछ लोग हक में होते हैं, कुछ लोग खिलाफ होते हैं। आपकी क्या इस एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में आपकी क्या वो राय है? कि देखें जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इखलाकी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन एक जो है ना लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और जैसे शेर है ना कि है कफस आज़ादियों की हद गुज़र जाने का नाम, इस फ़िज़ा में क़ुव्वत परवाज़ से आगे ना बढ़। एक जो क़ुव्वत परवाज़ होती है, सीनियर्स को भी उसी क़ुव्वत परवाज़ में रहना चाहिए और हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और
अखलाकी तरबियत से मुराद सिर्फ उनकी अखलाकी तरबियत होता है, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करना और डिप्रेस करना। अच्छा, तो मशहूर भाई आप अपनी क्लास के सीआर भी रहे, तो एक सीआर की क्या एक आपने देखा, आपने क्या मतलब आपने क्या कुछ सीखा सीआरशिप से? सीआरशिप में मैं यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारी फेडरल की यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारी कोमल ये खान जो कि ऑन द बैंक ऑफ KPK एंड पंजाब है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे मसाइल थे, लैंग्वेज बैरियर होता है। उसके बाद हमारे पख्तून भाई जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे क्लास फेलो और मेरे कुलीग। तो मैंने शुरू से ये कोशिश की कि मैं सराइकी, पंजाबी, पख्तून सबको एक साथ लेके चलूँ। बाकी बलोच हमारे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छा रहा इनके साथ ताल्लुक़, और मैं हमेशा अपनी क्लास को साथ लेके, बल्कि क्लास आगे होती थी मैं पीछे से उन्हें जहाँ पे हाँकने की ज़रूरत आती थी पीछे से हाँकता हुआ चलता था, और जहाँ पे लीड करने की ज़रूरत आती थी मैं ऑन द फ्रंट उन्हें लीड करता था। यही मेरे ख्याल से जो है ना खूबियाँ होनी चाहिए। तो ज़िंदगी का इसको अब चेंज करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए इंसान का? देखें जी, ज़िंदगी का मकसद डिपेंड करता है। मकसद तो हर चीज़ का होना चाहिए, बेमकसद तो इस दुनिया में कायनात में कोई चीज़ है नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई रह भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है, दुनिया रिलेटिविटी पे चलती है, देखना पड़ेगा कि इंसान क्या है, उसे क्या चाहिए, तो उसके मुताबिक ही वो मेहनत करता है। अपना मकसद तो खुद ही सेट करना होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ पहुँचना है, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या एम्बिशन है। सही भाई। अब आपने जो डिग्री की, आपने DVM कर लिया तकरीबन आपका, बस अब आप एंड पे हैं, तो अब आप DVM के बारे में कुछ बताएं कि ये कैसी डिग्री है? DVM बहुत वर्सटाइल डिग्री है जी, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और एज ए वेटनेरियन मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ। प्राउड इसलिए फील करता हूँ कि देखें हर वो चीज़ जो ज़ीरू है, सांस लेती है, इंसान के अलावा आप उसका इलाज कर सकते हो। इससे बढ़ के आपको मतलब आपके हाथ में क्या मौजज़ा होगा। मैं इन हाथों को देखता हूँ, यकीन माने फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ने इनमें कितनी ताकत रखी है कि एक बेज़ुबान जो दर्द से तड़प रहा होता है ये उनका इलाज करते हैं। तो मैं तो बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, और DVM का स्कोप या DVM की जो डाइवर्सिटी है मैं इसको बयान नहीं कर सकता। मतलब हर फील्ड में इसका जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और आप देखें इसमें जो सिर्फ लाइव स्टॉक का शेयर कितना ज़्यादा है, पोल्ट्री का देखें बहुत ज़्यादा GDP में रोल है। इसके अलावा भी मतलब जो लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, एक जो है ना इमोशनल एफिलिएशन होती है उनकी अपने पेट्स के साथ। जब वो लोग लेके आते हैं कि हमारे ये बीमार हो गया, तो वो सिर्फ वो उनका पेट या उनका जो डोमेस्टिक एनिमल है वो नहीं बीमार होता, उसके साथ उसका जो ऑनर है वो भी परेशान होता है, बीमार होता है वो भी। तो हम उनका इलाज करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें एक तो जो इकनॉमिकल फ़ायदा या जो मुआशी फ़ायदा है वो तो होता ही है, साथ में वो बेज़ुबान भी तो दुआएं करते होंगे अल्लाह की। अगर एक तवाइफ़ा को, एक कुत्ते को पानी पिलाने पर 70 वली अल्लाह दे सकता है, तो जानवरों को इलाज करने पे सोचें अल्लाह क्या क्या दे सकता है। भाई हमारी जो पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, जो हमारे जानवरों की बात करते हैं, तो आप क्या खामियां देखते हैं जो हमारे इन सिस्टम्स में हैं कि हम लोग मतलब दूसरे मुल्कों को देखें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर यहाँ कमी कुछ पाई जाती है। देखिए जी, हमारे मुल्क में जो एक ही जो ट्यूमर है ना, और जो एक्सेसिवली ग्रो कर रहा है वो है करप्शन। मैं वो शख्स हूँ, आज मैं डेट आपको देख के बताता हूँ, आज 16 फरवरी 2023 है। ठीक
ठीक आज से 3 साल पहले जून 2020 में मेरा ये ख्याल था कि अपने मुल्क को, अपनी मिट्टी को और अपनी धरती को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन देखें, इस करप्शन ने, इस मुल्क के सिस्टम ने, करप्ट सिस्टम ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं आज एक यंगस्टर, एक डिग्री लेने के डिग्री होल्डर, 17 साल मेरी तालीम हो गई है। मैं इस बात पे मजबूर हूँ कि अब रात है, रात के 11 बज रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सुबह दिन निकलने से पहले मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँ। आखिर इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाने में जिन करप्ट हाथों का हाथ है ना, करप्ट हाथों का, अल्लाह उन्हें निस्तो नाबूद कर दे, अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे। इस बददुआ के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं अपने वालिद साहब से आज भी आर्ग्यू करता हूँ ना कि मैंने बाहर जाना है। पाकिस्तान का पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत ख़राब हो गई है, इकनॉमिकली ये कोलैप्स कर गया कंट्री। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हारा परदादा जब आया था ना 1947 में, तो उनके पास भी कुछ नहीं था, तो अल्लाह हमें भी रोज़ी देगा। लेकिन यकीन माने इस मुल्क, और वो कहते हैं कि इस मुल्क की जो है ना बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का लहू है, बिल्कुल है, मानते हैं, खून है। और क्या ये सारी कुर्बानियाँ हम ही को वाजिब हैं? क्या ये बड़े पेट वाले, इनका कोई एहतसाब नहीं हो सकता? आज यही लोग देख लें, अब असम्बली छान ले सारी, इनके दादा परदादा पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे और बदतरीन मुखालिफ थे। आज वही उन लोगों की तीसरी पीढ़ी असम्बली में बैठी हुई है। किस मुंह से वो बैठी हुई हैं? अखलाकियात का जनाजा निकाल के बैठे हैं और हमारे सरों को कुचल के, हमारे हकूक़ को कुचल के, हमें तबाह करके, हमारे ऊपर पाँव रख के वो वहाँ तक पहुँचे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ने अगर कभी मुझे ताकत दी तो मैं कुचलूँगा इंशाअल्लाह, इस सिस्टम को बदलूँगा। सवाल आता है कि ताकतवर का बेटा ताकतवर, जिस तरह डॉक्टरों का बेटा डॉक्टर ही अक्सर बनते हैं, तो ये क्यों होता है? इसमें दो पहलू हैं। मुस्बत पहलू ये है कि जो बादशाह का बेटा होता है ना, और सबसे पहले मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। इसकी बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि इन्वायरमेंट जो होती है ना, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो इंसान पे अपना असरअंदाज होती है, अफेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बिहेवियर को। और जो उसका वो जो मेमोरी में बातें इन्वायरमेंट वाली वो सेव होती रहती है, चाहते हुए ना चाहते हुए सेव होती है। अगर आपको कोई इन्वायरमेंट बुरी लगती है ना, आप उसे बहुत बुरा समझते हो, वो फिर भी आपके अंदर जो है ना पेनिट्रेट कर रही होती है। और अगर बुरी लगती, अच्छी लगती है, तब भी पेनिट्रेट कर रही होती है। तो बादशाह के बेटे को जो इन्वायरमेंट मिली होती है वो बादशाहों वाली होती है। उसको पता होता है कि एक मामले को रियासत के लेवल पे कैसे डील करना है। अगर वो अच्छा हो तो उसकी तरबियत अच्छी हो तो। लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि बादशाह के बेटे को जो अंदरूनी सियासत होती है ना, वो उसकी नज़र हो जाता है। कोई ऐसा बादशाह अपने बेटे के साथ हर वक्त तो नहीं रहता। जो टाइम गैप होता है उसके अंदर जो अंदरूनी साजिशें चल रही होती हैं रियासत में, वो उसके जहन को ख़राब कर देती हैं। और ये भी नेचुरल चीज़ है कि नेगेटिविटी इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये बात है कि जब आपके पास फैक्टर्स सेम हो तो फिर मेरे ख्याल से टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट की बुनियाद पे आना चाहिए इंसान। और होनी तो डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में भी लेवल्स होने चाहिए। वोटर्स के वोट को भी एक वेटेज मिलनी चाहिए कि एक अनपढ़ गवार ना समझने वाला शख्स और एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, अपने शोबे का टेक्नोक्रेट, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? एक रेडीबान और एक टेक्नोक्रेट 20 ग्रेड का अफसर, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? उनका वो एक वोट कैसे बराबर हो सकता है? भाई आपका रोल मॉडल कौन है? आपको कौन अपना रोल मॉडल लगता है कि यार ये एक आइडियल है? देखो तैमूर, एक बात मेरी याद रखना, दुनिया में कोई इंसान
परफेक्ट नहीं हो सकता। खूबियाँ खामियाँ हर किसी में होती हैं। आप हर बंदा, हर शख्स आपका आइडियल हो सकता है। किस लिहाज से ये डिपेंड करता है आप पे। अगर तो आपने अपने आप को एक अच्छी शख्सियत बनाना है, गुड पर्सनैलिटी बनाना है, तो आपको एक एक अच्छी खूबी कलेक्ट कर लेनी चाहिए सब लोगों से। अब एक शख्स है, वो टीचर है, वो पढ़ाता अच्छा है, इखलाक का अच्छा है, आप उससे उसका इखलाक अडाप्ट करो ना। 100% नहीं कर सकते, ऑप्टिमम तो करो ना। 50 से अबव जाओ, 70 तक जाओ, 80 तक जाओ, मैक्सिमम जहाँ तक आप अचीव कर सकते हो जाओ। एक बंदा है, बोलता अच्छा है, आप उससे अल्फाज लो ना, कोशिश तो करो 50-60%। तो फिर जब आप एक पैकेज पूरा बना लेते हैं ना, कि आपके पास इखलाक आ गया, आपके पास अल्फाज आ गए, आपके पास सलीका आ गया, तो ये जब पूरा पैकेज बन जाता है ना, तो पैकेज अगर 50% भी होगा ना, तो आपका ओवरऑल जो वेटेज है ना, वो आपकी 90+ चली जाएगी। और अगर आप 50+ गेन कर लेते हो एक एक जो है ना सेपरेट पेन से या रैंक से, तो फिर तो क्या कहना। तो मैंने कभी भी किसी एक शख्स को आइडियल नहीं माना। मैं अच्छे लोगों से चीज़ें सीखता रहता हूँ और ख़ुद में तब्दीलियाँ लाता रहता हूँ मुसलसल। एडाप्टिव हूँ मैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। सही। तो भाई एक सवाल है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में इंसान मैच्योर होता है, मैच्योर कैसे होता है? देखिए, मैच्योर हो जाता है जब वो जाने लगता है तब। बाकी फेजेस होते हैं, आप नए आते हैं और फेज़ होता है, साल गुजरता है आपका और फेज़ होता है, और साल गुजरता है और फेज़ होता है। लास्ट ईयर में जाके आप मैच्योर हो जाते सही। अच्छा, लास्ट ईयर में भी तब जब आप ये सोच लेते हो कि अब मैंने चले जाना, अब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है, जब ये सोच आ जाती है तब इंसान मैच्योर हो जाता है। और ये आप एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी कर सकते हैं कि मैच्योर होने की जो एज है वो कैसे हो सकती है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है व्हेन यू स्टेप इन प्रैक्टिकल लाइफ। जी, जब आप स्टेप इन होने लगते हो तब मैच्योरिटी आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है कम से कम 50% तकरीबन। सही। तो भाई आखिर में जाते जाते क्या एक अच्छा पैगाम देना चाहेंगे आप ऑडियंस? अच्छा पैगाम एक ही है, हमें मिन हैसुल कौम राह रास्त को नहीं छोड़ना चाहिए। अपना हक जो है ना वो हमें लेना चाहिए, और बिल्कुल खामोश बैठ के कोई आपको आपका हक नहीं देगा। हमारी कौम की ना एक वो मेंटेलिटी बन चुकी है कि हक देना ही नहीं किसी को। ये ओवरऑल आप जो है ना, सबसे पावरफुल इंसान यहाँ पे कौन है? मतलब वैसे तो वीगो वाले ही हैं, लेकिन यार तैमूर, तुम्हारे बूट भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। यार ये कम्प्लीमेंट था तुम्हारे लिए, कोई इसे अपने ऊपर ना ले। मैंने सिर्फ तैमूर के बूटों की बात किया और किसी बूटों वाला की बात नहीं। तो मतलब आप बड़े से बड़ा पावरफुल शख्स भी यहाँ पे हक नहीं देता, और अगर एक मीडियाकर लेवल का बंदा है वो भी हक नहीं देता। अगर कोई मिसाल मैं इसकी यूँ देता हूँ कि अड्डे पे मज़दूर खड़े होते हैं, हम जो दिहाड़ी होती है बिल्कुल मजदूरी एक दिन की, अड्डे पे जाते हैं मज़दूर लेने, उससे डील हो जाती है कि 800 रुपये दिहाड़ी चल रही है तो आपको भी 800 रुपया देंगे। दिहाड़ी मीन्स के मतलब एक दिन की जो उजरत होती है, डेली वेजेस। तो डेली जो वेज होती है वो 800 रुपये अगर डन हो जाती है ना, तो सारा दिन वो काम करता है वर्कर, शाम को ना 800 की जगह 600 निकाल के उसे देते हैं। वो फिर बेचारा चीखता है, चिल्लाता है कि मैंने यार सारा दिन काम किया है और मुझसे आपने बात यूँ की थी। तो फिर मालिक को तरस आ जाए तो वो दे देता है उसका हक पूरा, उसे ना आए तो फिर उसी में उसे भेज देते हैं। तो हक खाना हमारा जो है ना वो कौमी शियार बन गया, इसको बदलना होगा, इसके बगैर नहीं आ सकती। और मुझे नहीं लगता कि अब इनकलाब के बगैर कोई तब्दीली आ सकती है। तो इनकलाब यूथ में आना पड़ेगा, हमारे टीचर्स को सेट होना पड़ेगा, मतलब उन्हें बताना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, एक पूरी जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी इस काम के लिए। वैसे इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता।
और ये छोड़ें इंडो पाकिस्तान इंडिया, आप नहीं मुकाबला कर सकते, किसी मैदान में भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके सामने हालात, फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें, फिर बात करें। चले मशहूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारी ऑडियंस राह रास्त नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अपने जो हिस्से की जंग है वो लड़नी पड़ेगी, बस सही। वो लड़ें, अल्लाह खैर करे। चले ठीक है मशहूद भाई, अब खाना भी आ गया है तो खाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चले ठीक है, अब मशहूद भाई भी कल या परसों चले जाएंगे, बाकी लव यू हो गया। ओके जी, अल्लाह।